गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मटेरियल का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पैरा, फेरो एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग पैरामैग्नेटिक के बारे में। इसके बारे में बहुत हद तक एक्सप्लेन किया हुआ है। याद करो, किसी अनमैग्नेटाइज मटेरियल जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी वॉल्यूम में 0 है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो डायपोल्स कोशिश करता है कि सब एक डायरेक्शन में आ जाए। परफेक्ट अलाइनमेंट तो नहीं हो पाता, लेकिन एक हद तक अलाइनमेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दे देंगे तो परफेक्ट अलाइनमेंट भी हो सकता है। तो किसी भी वॉल्यूम में अब अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलना शुरू हो जाता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी वॉल्यूम में 0 नहीं है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल फील्ड के अलावा मैग्नेटाइजेशन के कारण भी एक फील्ड बनेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल फील्ड से ज़्यादा हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से ज़्यादा होता है। और इसी टेंडेंसी को, मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, इस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। और जो मटेरियल पैरामैग्नेटिज्म एग्जिबिट करता है उसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हेन a paramagnetic material is placed in a magnetic field, then atomic dipoles try to align themselves along the direction of magnetic field. Hence, net magnetic field inside the material is greater than external magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर बढ़ गया, इस टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिज्म। जो टेंडेंसी है जिसके कारण मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। तो मैं इसको पैरामैग्नेटिज्म को लिख दे रहा हूं। द टेंडेंसी
the tendency to increase the magnetic field due to magnetization of material along the magnetic field is called paramagnetism. जो मटेरियल पैरामैग्नेटिज्म एग्जिबिट करता है उस मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो ये लिख भी सकते हो, द मटेरियल दैट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पैरामैग्नेटिक मटेरियल से डिफरेंट सिचुएशन होता है। तो पहले हेडिंग लिख देते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा था, सारे डायपोल्स, एटॉमिक डायपोल्स कोशिश कर रहे थे अलाइन होने का। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि बिना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हुए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनमें बिना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हुए, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, फिर भी एटॉमिक डायपोल्स किसी सर्टेन वॉल्यूम में किसी सर्टेन वॉल्यूम में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उन सब के डायपोल एक दूसरे के एलोंग हो जाता है, खुद ही अलाइन हो जाते हैं सारे डायपोल्स। तो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, मान लो इस वॉल्यूम में सारे डायपोल्स देखो तो अलाइन हो गए, तो इसके कारण, पूरे के कारण एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। ये एक कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट है। इसी कलेक्शन ऑफ एटम्स को बोलते हैं हम लोग डोमेन। तो क्या करता है, एटम्स एक डोमेन बनाता है, एक नहीं बहुत सारे डोमेन्स बनाते हैं। तो जैसे ये डोमेन बना हुआ है, ऐसे इधर भी कोई डोमेन बना हुआ होगा, इधर भी कोई डोमेन बना हुआ होगा, इधर भी कोई डोमेन, बहुत सारे डोमेन्स बनते हैं। इस डोमेन का नेट मैग्नेटिक मोमेंट मान लो इस तरफ है, इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर है। तो जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल एटम्स का डायपोल मोमेंट देख रहे थे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इंडिविजुअल एटम का डायपोल मोमेंट नहीं होता, एक ग्रुप ऑफ एटम का मैग्नेटिक डायपोल बनता है। और जो ग्रुप बनाता है जितने एटम्स, उसको बोलते हैं डोमेन। तो हर एक डोमेन का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो जो यहाँ पर वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट बन रहे थे इंडिविजुअल का, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ एटम्स के कारण मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू लार्ज होता है। इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि देखो तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट, मान लो कि मैं ऐसा लेता हूं, तो
तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लेकिन जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा तो ये सारे डाइपोल्स जो एक डोमेन में बनेंगे, ये सारे डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स एक दूसरे के अलाइन हो जाते हैं। फाइव लिया था। तो देखो, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट और इनका मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन करो, इसका क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट और ये वाला तो इसके वाले से कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही इसका वाले का ये कंपोनेंट और इसका वाले का ये कंपोनेंट, इसका वाला का ये कंपोनेंट और इसका वाले का डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूँ, मान लो ये ऐसे दे देता हूँ। तो इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसमें मिल रहा है वो कम मिलता है, और यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सारे इंडिविजुअल डाइपोल बिना मैग्नेटिक फील्ड के ही अलाइन हो जाते हैं, जिसके कारण एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपने को देखने को मिलता है, और उसका वैल्यू भी लार्ज होता है। और जिस वॉल्यूम में लिखते हैं हम लोग नेट मैग्नेटिक मोमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। तो डोमेन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स का। अब होता क्या है कि जब सपोज कि ये डायपोल मोमेंट, इसको मैं अब थोड़ा चेंज करके दिखाता हूं, तो कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स होते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ एटम्स हैं जिसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रहा होगा। इस वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इसमें इधर, इसमें इधर, जो कि नंबर ऑफ एटम्स के का नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स रहा होगा इसी वॉल्यूम का। अगर देखें हम तो सारे इंडिविजुअल डायपोल्स कुछ इस तरह से होंगे, इन्हीं सब के बदले नेट मैग्नेटिक मोमेंट ये दिखाया गया है। तो हर एक वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल रहा होगा, उसी का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ये लिखा हुआ है। जब ये मटेरियल अनमैग्नेटाइज्ड होगा तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपने को 0 मिलेगा। लेकिन जब इसी मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होता है। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं मटेरियल को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने डोमेन ऐसे बनाया है, तो यहां से कह सकते कि ये मैग्नेटिक मोमेंट इससे कैंसिल हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट इससे कैंसिल हो गया, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। जब इसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो दो पॉसिबिलिटीज बनता है। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, एक पॉसिबिलिटीज तो ये है कि जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उस डायरेक्शन का डोमेन इंक्रीज कर जाए और उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन का डोमेन बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाए, और इनका भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग वाला डोमेन इंक्रीज कर जाए, उसके अपोजिट वाला डिक्रीज कर जाता है। तो क्या होगा, ये डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में था तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट घट जाता है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है। इसका भी थोड़ा सा घटेगा
तो ओवरऑल अब अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में मिल रहा है, देखो तो इस डायरेक्शन में। दूसरा पॉसिबिलिटीज ये है कि डोमेन तो चेंज नहीं करता, लेकिन डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को फेवर करता है, और मैग्नेटिक फील्ड के फेवर में अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेता है। तो ये तो अगर मैग्नेटिक फील्ड मैं ये अप्लाई किया हूँ, इधर दिखा देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं ये अप्लाई किया हूँ तो ये वाला डायपोल तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अपने को ओरिएंट कर लेगा, ये भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट कर लेगा, और ये भी कुछ ओरिएंट करेगा। तो जो ये बहुत ज़्यादा घटा रहा था मैग्नेटिक मोमेंट को, अब देखो तो ये कम घटाएगा। तो अब इस हालत में भी अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में मिलना शुरू हो जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सर्टेन एटम्स का कलेक्शन के कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन्स। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन बनता है, इसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। In such type of material, atomic dipoles have strong tendency to align themselves along the direction of a strong tendency to align themselves even without any magnetic field, atoms form डोमेन। इसको ऐसे लिख देता हूं, ए ग्रुप ऑफ एटम्स form domains inside the material. Each domains have a magnetic moment. Having random orientation. If a magnetic field is applied across
such a material, then there are two possibilities. There are two possibilities. पहला क्या, domains along the magnetic field grow in size, and those opposite to it get reduced. सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या है, domains orient themselves along the direction of magnetic field. तो अगर कोई मटेरियल, ये मैं ले रहा हूँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसका डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस तरह से है, तो अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 दिख रहा है, जिसको अनमैग्नेटाइज मटेरियल भी बोल सकते हैं। जब इसी को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज मिलता है अपने को, या तो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वाला इंक्रीज कर जाए और अपोजिट वाला डिक्रीज कर जाए, या फिर सारे डोमेन के डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट कर ले। इस तरह से अब अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में दिखता है। इसी डोमेन कैरेक्टर के कारण मटेरियल में लार्ज मैग्नेटाइजेशन बनता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जिसके कारण इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो याद करो, मैंने एक टर्म यूज़ किया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इस ससेप्टिबिलिटी के लिए मैंने बोला था कि पैरा के लिए पॉजिटिव होता है लेकिन वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है, डाया के लिए होता है वो भी वेरी स्मॉल होता है लेकिन वो नेगेटिव होता है। पैरा के लिए पॉजिटिव, डाया के लिए नेगेटिव। लेकिन जो मैंने रिलेशन बताया था I = ये, उसमें मैंने ये बोला होगा शायद, या नहीं भी बोला होगा, कि ये रिलेशन फेरोमैग्नेटिक के लिए नहीं है। फेरोमैग्नेटिक के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होते हैं, ये रिलेशन डाया और पैरा के लिए होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये वैल्यू लार्ज ऑर्डर अप टू 1000 के ऑर्डर का होता है, जबकि यही वैल्यू पैरामैग्नेटिक के लिए -3 से लेकर के 10⁻⁻5 तक इस ऑर्डर का होता है। तो देख लो, बहुत छोटा क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी बता रहा है
कि बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होता है। किसके कारण? डोमेन कैरेक्टर के कारण। और इसीलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसको आगे मैं लिख रहा हूं। बिकॉज ऑफ डोमेन कैरेक्टर, because of domain character, even a small magnetic field, even a small magnetic field gives large magnetization. लार्ज मैग्नेटाइजेशन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट हम लोग बनाते हैं, तो ये भी लिखने वाले हैं। इसमें ये लिख देते हैं, लार्ज मैग्नेटाइजेशन मिलने का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। यही तो बताता कि कितना मैग्नेटाइज होगा और किस डायरेक्शन में। पैरा के लिए अलोंग द, पैरामैग्नेटिक के लिए अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, डाया के लिए, अच्छा इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये लार्ज वैल्यू होता है और ये पॉजिटिव। तो ये लिख देता हूं मैं यहां पर, for ferromagnetic material, magnetic susceptibility is very large। किस ऑर्डर का होता है? ऑर्डर ऑफ 10⁻³ जबकि पैरा के लिए ये वेरी स्मॉल होता था, पॉजिटिव होता था, और डाया के लिए वेरी स्मॉल लेकिन निगेटिव होता था। परमानेंट magnet is made from ferromagnetic material। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। याद करो मैंने एक्सप्लेन किया था कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं तो इंडिविजुअल एटम का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, तो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। जस्ट लाइक पोलर मॉलिक्यूल डाइलेक्ट्रिक में, सॉरी नॉन पोलर मटेरियल डाइलेक्ट्रिक में एक्सप्लेन किया था, पोलर और नॉन पोलर। तो जैसे नॉन पोलर मटेरियल था वैसे ही समझो डायामैग्नेटिक मटेरियल है,
क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल में इंडिविजुअल एटम के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। लेकिन जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। याद करो मैंने वहाँ पोलर नॉन पोलर मटेरियल का कैसे एक्सप्लेन किया था कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता था। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते थे तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर, जिसके कारण एक डाइपोल बन जाता था नॉन पोलर मटेरियल में। वैसे ही जैसे ही डायमैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं सारे एटम्स के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। वो किस रीजन से, सबसे पहले तो किधर आता है वो एक्सप्लेन करता हूं। जो डायमैग्नेटिक मोमेंट बनता है सारे एटम्स का, वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये किस रीजन से बनता है, ये जिस रीजन से बनता है वो अपने को आगे पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। उसको बोलते हैं लेंज लॉ। और अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं लेंज लॉ एक्सप्लेन करूंगा ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्यों बन रहा है। तो अभी तो सिर्फ मान लो तुम कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में को जब मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में, तो इंडिविजुअल एटम के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। किस रीजन से, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यही मैं लिखने जा रहा हूं। तो अभी तो सिर्फ इतना मानना है तुम्हें कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में इंडिविजुअल एटम के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है। किसके अकॉर्डिंग, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यही मैं लिखने जा रहा हूं। जब लेंज लॉ एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। In such type of material, atoms do not have magnetic moment. When such a material is placed in a magnetic field, then magnetic moment of atoms induced in a direction, magnetic field induced according to Lenz law
in a direction opposite to applied magnetic field. Applied magnetic field. तो सारे एटम्स का एक मैग्नेटिक मोमेंट देखो तो इंड्यूस्ड हो गया। जिसके कारण एक नेट मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल में इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया। तो अब मटेरियल में नेट मैग्नेटिक फील्ड दिस माइनस दिस, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक मोमेंट एटम्स का इंड्यूस हुआ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेरी स्मॉल होता है, जिसके कारण इस डायरेक्शन में जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के कारण, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट बना है ये सिर्फ डाया में नहीं, फेरो में और पैरा में भी होता है। लेकिन अभी जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि इस मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा था, उसके रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, इसलिए वहाँ पर होते हुए भी हम उसको निगलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के कारण तो है ही नहीं। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है वो इंडक्शन के कारण ही, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट जो इंड्यूस हो रहा है उसी के कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है मटेरियल में। तो इसके कारण चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बहुत कम है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में वेरी स्मॉल। तो मटेरियल में सच टाइप ऑफ मटेरियल, इस मटेरियल में नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम होता है। यही मैं लिखने जा रहा हूँ। तो क्या बोल सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड inside the material is less than external, the net magnetic field लिखता हूँ, the net magnetic field inside the material is less than external magnetic field। और इस टेंडेंसी को, किस टेंडेंसी को, कि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से डिक्रीज कर जाता है, इस टेंडेंसी को बोलते हैं हम लोग डायामैग्नेटिज्म। तो मैं पैराग्राफ चेंज करके लिख रहा हूं, द टेंडेंसी टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड due to magnetization of material in a direction opposite to magnetic field is called diamagnetism, and the material which exhibit diamagnetism are called diamagnetic material।
अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जब किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें और अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, तो ये पता है मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होगा along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। अभी एक्सप्लेन किया था, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा और ये जो मैग्नेटाइज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये मैग्नेटाइज होगा फील्ड के अलोंग, ये भी फील्ड के अलोंग लेकिन लार्ज मैग्नेटाइज, और ये वीकली मैग्नेटाइज होगा फील्ड के अपोजिट। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा लेकिन एक्सटर्नल से कम होगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और वो एक्सटर्नल से कम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर दी है तो मैग्नेटाइज इधर हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मुझे बढ़ाना है तो सारे जो मैग्नेटिक फील्ड ये था पहले से, अब ये मटेरियल क्या करेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो लाइंस में कैसे दिखाऊंगा, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में मैग्नेटिक फील्ड जो ये था वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। लेकिन इसके केस में जब ये मटेरियल को इस मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, इस तरह से देखो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ज़्यादा तो इसके अंदर भी है लेकिन इससे रिलेटिवली इससे बहुत ही कम है इसमें मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड ये था यूनिफॉर्म, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा अपने को,
तो मटेरियल के पास मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लाइंस अपने को रेयर दिख रहे हैं। रेयर लाइंस का मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंसर लाइंस हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा यहाँ भी है, लेकिन रिलेटिवली इससे ज़्यादा है। इसके रिलेटिव में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक है। लेकिन देखो तो यहाँ पर लाइन, डेंसर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू अदर पोजीशंस। तो मैग्नेटिक लाइंस क्या हो जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बहुत ही क्लोजली आ जाते हैं। पैरामैग्नेटिक में भी क्लोज होते हैं लेकिन कम, और इसमें क्या हो जाता है, वीकली रिपेल हो जाते हैं मैग्नेटिक लाइंस। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, इसी के नीचे सारा डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पर पहले से बताया गया है कि इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, और इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। किस ऑर्डर का, 1000 का ऑर्डर का। और इसका जो ऑर्डर होता है -3 से लेकर के -5 तक, कुछ इस ऐसा ही ऑर्डर कुछ इसमें भी होता है। तो देखो तो बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है। मैग्नेटाइज तो हो रहा है लेकिन कम इसके रिलेटिव में। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर घट गया। और किससे से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। 2 पॉइंट मैंने देख लिया, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मिलता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिज्म सिर्फ सॉलिड में होता है। तो ये लिखने वाले हैं, इसके मैं ऊपर लिख देता हूं, फॉर all three medium solid, liquid and gas, इन सब में पैरामैग्नेटिज्म मिलता है। उसी तरह से डायामैग्नेटिज्म भी ऑल 3 में, ऑल 3 करने का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सिर्फ सॉलिड में मिलता है। तो क्या बोलेंगे, ओनली इन सॉलिड। फेरोमैग्नेटिज्म सिर्फ सॉलिड में होता है, पैरामैग्नेटिज्म तीनों मीडियम में, और डायामैग्नेटिज्म भी तीनों मीडियम में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेट को वीकली अट्रैक्ट करता है। कैसे, ये देखो तो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये कोई मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये। अब मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इस रीजन में। अब मैं ये मटेरियल को रख दूंगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो ये भी क्या हो जाएगा, फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो देखो तो ये मैग्नेट इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसका ये मैग्नेटाइज जो होगा वो वीकली मैग्नेटाइज होता है, तो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। इसलिए ये मटेरियल मैग्नेट को वीकली अट्रैक्ट करता है। वह सेम एक्सप्लेनेशन के साथ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे
तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और सेम रीजन से ये वीकली रिपेल करेगा। जब ये डायामैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये बन जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा। तो कह सकते हैं इसके अलावा हम लोग क्या लिखेंगे पॉइंट्स, ये मटेरियल पैरा फेरो डाया, ये क्या करेगा, वीकली अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्ट करे या ये उसको अट्रैक्ट करे या वो इसको अट्रैक्ट करे, बात एक ही है। तो क्या बोलेंगे, वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा ये वीकली अट्रैक्टेड होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, और ये वीकली रिपेल्ड होता है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या है, क्यूरी लॉ क्या है, ये पहले से बताया गया है कि एटॉमिक डायपोल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं, लेकिन इसका ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कितना होगा, जिसको बोलते थे डिग्री ऑफ कितना हद तक, कितना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन ऑब्टेन करते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर पर। तो डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर और टेम्परेचर पर। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे और टेम्परेचर घटा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे और टेम्परेचर घटाएंगे, तो ये देखो तो सारे डायपोल एक सर्टेन सिचुएशन में, एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड के लिए सारे डायपोल्स एक दूसरे के अलोंग, सारे डायपोल अलाइन हो जाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ या टेम्परेचर घटाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको बोलते हैं कि ये मैग्नेटिकली सैचुरेट हो गया। अब तुम टेम्परेचर अगर उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रख दिए जिसमें यह सैचुरेट हो सकता था, तो अब टेम्परेचर के चेंज से नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब सैचुरेशन से पहले का बात कर रहे हो, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड मैंने इतना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने इतना दिया है कि ये सैचुरेट नहीं हुआ है, तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज होगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो रैंडमाइजेशन इंक्रीज कर जाएगा, और रैंडमाइजेशन इंक्रीज करेगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर जाएगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक टर्म हम लोग डिफाइन करते थे, उसको बोलते थे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। किसी गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के लिए, किसी गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के लिए
अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रैंडमाइजेशन इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सारे डाइपोल रैंडमाइज हो जाएंगे। रैंडमाइज हो जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि देखो ना, कुछ इधर हो जाएंगे, कुछ इधर हो जाएंगे, कुछ ये हो जाएंगे, कुछ ये हो जाएंगे। रैंडमाइजेशन बढ़ने से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करेगा। तो कह सकते हैं फॉर ए गिवन एच, इसको मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ही डिफाइन होता है, तो तुम डायरेक्ट इसको भी समझ सकते हो। फॉर ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड, फॉर ए गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि रैंडमाइजेशन इंक्रीज करेगा एटम्स का। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, randomization increases, hence intensity of magnetization decreases। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को कैसे मैं रिलेट कर रहा था, इस फिक्स वैल्यू के लिए, इस फिक्स वैल्यू के लिए, ये तो मैंने फिक्स कर दिया, इसके गिवन वैल्यू के लिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये घट रहा है तो कोरस्पॉन्डिंग ये भी डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये तो फिक्स कर दिया मैंने। तो ये कब डिक्रीज कर रहा है, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ। तो अब मैं रिलेट कर सकता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करता है। दिस इम्प्लाई, क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस कब, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये तो पता चल गया अपने को कि टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करता है, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन क्या है दोनों के बीच? एग्जैक्ट रिलेशन क्यूरी के द्वारा एक्सप्लेन होता है। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्ट रिलेशन दोनों के बीच क्या है, लेकिन कब? सैचुरेशन से पहले ये देखेंगे। सैचुरेशन के बाद तो टेम्परेचर कुछ भी चेंज करो, सैचुरेशन पर टेम्परेचर चेंज करने से मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। तो ये सैचुरेशन से पहले देखते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लिखते हैं क्यूरी लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू क्यूरी, बियॉन्ड सैचुरेशन रेंज, बियॉन्ड saturation, magnetic susceptibility is inversely proportional to absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। तो क्यूरी क्या लिया, क्यूरी लॉ क्या है, बियॉन्ड सैचुरेशन रेंज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे जिसको बोलेंगे C/T, इसी को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। C क्या है, क्यूरी कांस्टेंट।
यही रिलेशन है। अब हम लोग जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, फेरोमैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 है और पैरा के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मान लो B2 है, तो हम कह सकते हैं B1 इज मच ग्रेटर देन B2। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रैंडमाइजेशन, एटम्स का रैंडमाइजेशन इंक्रीज करेगा, और रैंडमाइजेशन इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करेगा मटेरियल के अंदर, जिसके कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करते करते इसके बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक सर्टेन टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उसे क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। वही मैं लिखने जा रहा हूं। When a ferromagnetic material is heated, then at a certain temperature it is converted into paramagnetic material। When a ferromagnetic material is heated, then at a certain temperature it is converted into paramagnetic material, या get converted और अच्छा टर्म यूज कर लेते हैं। Then at a certain temperature it get converted into paramagnetic material। Such temperature is called, this temperature is called Curie point, और Curie temperature। ये क्वेश्चन, ये जो क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर जो बोल रहे हो, ये कंपटीशन में पूछा हुआ है। इंजीनियरिंग के कंपटीशन में पहले AIEEE का एग्जाम होता था, जिसको तुम बोलते हो अभी जेईई मेंस। ये पहले ये था। इस एग्जाम में पूछा हुआ है क्यूरी पॉइंट, और वहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे क्वेश्चन में कि क्यूरी पॉइंट किसको बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक को हीट करने पर कन्वर्ट हो जाए पैरामैग्नेटिज्म में। तो एक बार फेरो से पैरा, पैरा से फेरो, डाया से पैरा, पैरा से डाया, इस तरह के 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो क्यूरी पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर फेरो से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते हैं। तो 4 ऑप्शन में से यही ऑप्शन था करेक्ट था कि फेरोमैग्नेटिक को हीट करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होगा, और जिस टेम्परेचर पर होगा उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग क्यूरी पॉइंट। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।